हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अपनी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर जो हमने शुरू किया था उसका सेकंड पार्ट। कल हमने सेल वॉल तक चैप्टर कंप्लीट किया था और आज इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। यहाँ बच्चों हम बात करने वाले हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। अब ये जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है यहाँ पे क्या होता है, यानी जो सेल है उसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेली प्रेजेंट है। अब वो ऑर्गेनी सारी एक साथ जब अपना एक कुछ कनेक्शन बनाती हैं, यानी एक साथ मिलकर जब कोई काम करते हैं तो उसे हम कहते हैं सिस्टम। जैसे ऑर्गन सिस्टम होता है ऐसे ही होता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, यानी मेम्ब्रेन के अंदर ही, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर और भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट हैं, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करती है, यानी एक दूसरे के साथ में मिलकर फंक्शन करती हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब यहाँ क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है वहाँ में कौन कौन सी ऑर्गेनेली इंक्लूड है। तो यहाँ हम बात करें एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की, तो यहाँ पे इंक्लूड है बच्चों ER के साथ में गोल्गी कॉम्प्लेक्स, थर्ड हमारे पास है लाइसोसोम और फोर्थ है यहाँ पे वैक्यूल। यानी ये चार ऑर्गेनेली, पहली ER, दूसरी गोल्गी कॉम्प्लेक्स, थर्ड हमारी लाइसोसोम और फोर्थ जो ऑर्गेनेली है बच्चों कौन सी है, वैक्यूल। ये चारों मिलकर बनाती हैं एक सिस्टम, यानी चारों एक साथ फंक्शन करेंगी कनेक्टेड वे में, और इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। Since the function of mitochondria, chloroplast and peroxisome are not coordinated with the above component, जो यहाँ पे बच्चों पेरोक्सिसोम है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इन सभी का, इन मेम्ब्रेन जो यहाँ पे ऊपर ऑर्गेनली दी हुई हैं, इनके साथ में कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन नहीं करते हैं, तो इसलिए ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आता है ER बच्चों, ER के साथ में गोल्गी, गोल्गी के साथ में यहाँ आएगा लाइसोसोम, लाइसोसोम के साथ में यहाँ आता है बच्चों एक फोर्थ पार्ट वैक्यूल। ये चारों के चारों कंपोनेंट मिलकर क्या बनाते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। अब सबसे पहली जो हमारी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की ऑर्गेनेली है बच्चों वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब यहाँ जो हमने कल बात की थी कि जो ऑर्गेनेली की स्टडी है वो किसके बाद हुई पॉसिबल, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो जो ऑर्गेनेली प्रेजेंट है उन सभी के बारे में स्टडी हुई, उनके स्ट्रक्चर के बारे में माइक्रोस्कोप के बारे से स्टडी की गई। यहाँ जब माइक्रोस्कोप के से देखा ER का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, प्रेजेंस ऑफ ए नेटवर्क और रेटिकुलर क्यूलम ऑफ टिनी ट्यूबुलर scattered in the cytoplasm and is called as ER, यानी एक स्मॉल टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से कुछ ऐसा दिख रहा था यहाँ पे। ये कौन सा पोर्शन है बच्चों, ये है न्यूक्लियस वाला पोर्शन, ये न्यूक्लियर पोर है यहाँ पे, और इन्हीं के साथ में ये जो यहाँ से यहाँ ये कनेक्टेड है, ये क्या है, यही है हमारा ER। अब ER के होते हैं दो टाइप बच्चों, एक होता है SCR और एक रहेगा RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। जैसे यहाँ जो रेक्टिकुलम है उसके ऊपर कोई ऐसे डॉट्स नहीं दिख रहे, यानी ये क्या है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। जबकि यहाँ इसकी बात करें, ये क्या है, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये छोटे छोटे यहाँ क्या प्रेजेंट है, ये है राइबोसोम बच्चों। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कब बनेगा, तब ER के ऊपर क्या प्रेजेंट हो, राइबोसोम प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और जब राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे तो उनको कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसी के साथ में हमारे पास आएगा नेक्स्ट बच्चों, हेंस ER जो है वो डिवाइड करता है, क्या करेगा, डिवाइड द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। एक रहेगा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट और दूसरा जिसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, या कह सकते हो साइटोप्लाज्म। ये क्या है बच्चों, जो यहाँ ये ल्यूमन है, जो ER की ल्यूमन है उसके अंदर के जो स्पेस है उसको क्या कहा है यहाँ पे, ल्यूमिनल स्पेस, यानी ER के मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है उसको क्या कहा है, ल्यूमिनल स्पेस। और जो यहाँ बाहर साइटोप्लाज्म का पोर्शन बच गया उसको क्या कह दिया, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट। यानी जो ER है उसने साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक वो कंटेंट जो ER के इनसाइड प्रेजेंट है उसको कह दिया ल्यूमिनल,
और जो ईआर के बाहर प्रेजेंट है सेल का साइटोप्लाज्म, उसको कह दिया एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ER ऑफ्टन शो राइबोसोम अटैच्ड, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जो ER है उसके साथ में राइबोसोम अटैच है तो उसको कहेंगे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और जहां राइबोसोम नहीं है उनको हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब जो RER है उसका फंक्शन क्या है? राइबोसोम का फंक्शन है बच्चों प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ हम बात करें जो RER है वो उन सेल्स में हाईली एक्टिव रहेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जो किसमें इन्वॉल्व है? प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर बच्चों, क्योंकि जो राइबोसोम है उसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना है राइबोसोम का फंक्शन। और ये किसके साथ में ER किसके साथ में कनेक्ट है? ER यहाँ बच्चों हम देख सकते हैं जो ये हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस वाला पोर्शन है, उस न्यूक्लियस के पोर्शन के साथ ही यहाँ क्या शुरू हो गया? ER की फॉर्मेशन हमारी शुरू हो गई। तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके साथ में कनेक्टेड है कौन? न्यूक्लियस। ER हमारा कनेक्टिव है। दे आर एक्सटेंसिव कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। जो ER का कनेक्शन क्या है? क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी ऑर्गनली ER के न्यूक्लियस के कॉन्टेक्ट में है आउटर लेयर में, तो वो कौन सी है बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज द मेजर साइट। जो स्मूथ ER है बच्चों SER, उसका मेजर फंक्शन क्या है? लिपिड की सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट है। तो जिन सेल्स के अंदर लिपिड की सिंथेसिस हाई रहेगी वहां क्या मिलेगा? SCR मिलेगा। अब नेक्स्ट जो कंपार्टमेंट में है हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की ऑर्गनली, वो है हमारा गोल्गी अपरेटस। अब यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, ये है गोल्गी का स्ट्रक्चर यहाँ पे। अब हम बात करते हैं गोल्गी की। जो गोल्गी के बारे में और ये बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था कैमिलो गोल्गी, और इन्हीं के नाम के पीछे इनका नाम जो ऑर्गनली है उसका नाम क्या पड़ा? गोल्गी अपरेटस। कब डिस्कवरी की थी? 1898 में इन्होंने गोल्गी के बारे में बताया था। इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कि एक डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा किसके नियर? न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट रहता है। दीज वर लेटर नेम्ड गोल्गी आफ्टर हिम। इनके नाम के बाद ही यहाँ इन ऑर्गनली का नाम मिला गोल्गी अपरेटस। गोल्गी के अंदर क्या प्रेजेंट है? मैनी फ्लैट डिस्क शेप सैक्स, स्पेस को कह दिया, या क्रिस्टने जिसको हम कहते हैं वो प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पे। बहुत सारे छोटे फ्लैट डिस्क शेप या कह सकते हैं क्रिस्टने प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पे, और उनकी डायमीटर रहेगी क्या? 0.5 to 1 डायमीटर है इनकी। दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये एक दूसरे के जो सिस्टरने हैं यहाँ पे, ये एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट है। जैसे इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं यहाँ भी सिस्टरने है, ये वाला भी क्या है? सिस्टरने है। एक दूसरे के पैरेलली अरेंज है। ये नंबर जो है यहाँ पे इन सिस्टरने का वो वेरी कर सकता है अलग अलग सेल के अंदर, गोल्गी के अंदर। द गोल्गी सिस्टरने आर कंसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कन्वेक्स और सिस फेस। अब यहाँ ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, एक रहेगा जैसे यहाँ हम बात करें ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास में जो फेस रहेगा, अगर हम कहें ये सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर यहाँ क्या प्रेजेंट था? यहाँ प्रेजेंट था ER के बाहर यहाँ साइड में क्या प्रेजेंट है? मान लो ये हमारी गोल्गी है, तो जो ये वाला फेस होगा इसको हम क्या कहेंगे? जो न्यूक्लियस के नियर प्रेजेंट है वो है सिस फेस, कन्वेक्स फेस, या फिर कह सकते हो उसको फोमिंग फेस। सिस फेस, कन्वेक्स फेस या फोमिंग फेस किस तरफ प्रेजेंट रहेगा? ये प्रेजेंट रहेगा न्यूक्लियस की तरफ। जो सिस और ट्रांस फेज है सिस्टर यहाँ पे गोल्गी के, जो एक रहेगा सिस फेस, एक रहेगा ट्रांस फेस, ये दोनों के दोनों एंटायरली डिफरेंट है बट दोनों के दोनों कनेक्टेड रहेंगे। जो पार्ट न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट है गोल्गी का, उस फेस को क्या कहा है? सिस फेस, या फिर हम कह सकते हैं कन्वेक्स फेस या फोमिंग फेस। और जो यहाँ पे दूसरा फेस प्रेजेंट है जिसको कहा है कनकेव, ट्रांस या मैच्योरिंग फेस, दोनों के दोनों इंटरकनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे के साथ में। अब सबसे पहले जो आता है गोल्गी अपरेटस का फंक्शन। यहाँ जो गोल्गी का काम है वो मेनली है पैकेजिंग का काम है, और इसी के साथ इसका काम है मटेरियल्स को डिलीवर करना इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर।
फंक्शन क्या है इसका, पैकेजिंग का फंक्शन है, और इसी के साथ में इसका काम है मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। मटेरियल्स को पहले पैक किया जाता है बच्चों के अंदर, वेसिकल्स के अंदर पहले मटेरियल्स को पैक किया जाता है, और फिर वो क्या होते हैं, जैसे सबसे पहले यहाँ ER रहेगा, ER से प्रोटीन्स बने, वो किसके पास आ गए, हमारे पास RER से प्रोटीन की सिंथेसिस हुई, वो आ गई किसके पास में, गोल्गी के पास में। गोल्गी ने उनको पैक किया किसके अंदर, वेसिकल के अंदर, यहाँ पैक कर दिया। पैक करने के बाद ये अपने कहाँ से एंटर किए थे, गोल्गी के सिस फेस से एंटर किए थे, और कहाँ से रिमूव हुए गोल्गी में से, गोल्गी के ट्रांस फेस से यहाँ से ये वेसिकल के अंदर पैक हो गया। ये कोई यहाँ पे प्रोटीन था जो कहाँ से बना है बच्चों, RER से बना, वो सिस फेस ऑफ गोल्गी से एंटर किया गोल्गी के अंदर, फिर वो रिलीज हो गया, पैक कर दिया उसको, और फिर वो अपने ट्रांस फेस से वहाँ से वेसिकल रिलीज हो गई। अब ये वेसिकल को अगर सेल के इनसाइड भी भेजा जा सकता है या सेल के बाहर भी भेजा जा सकता है, जैसा इसका फेट है, जहाँ इसको मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना है वैसा ही इसको यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। अब दूसरा यहाँ बात करते हैं बच्चों, दिस एक्सप्लेन वाही द गोल्गी रिमेन क्लोज एसोसिएशन विद ER, क्योंकि यही रीज़न है बच्चों यहाँ पे RER, यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मटेरियल की सिंथेसिस करेगा, और पैकेजिंग के लिए किसके पास भेजना पड़ेगा, गोल्गी के पास में भेजना पड़ेगा। इसीलिए इन दोनों का पास पास होना सिग्निफिकेंटली प्रूफ भी करता है कि RER गोल्गी के नियर क्यों प्रेजेंट है। गोल्गी के अंदर प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन भी होती है बच्चों, उनको रिलीज करने से पहले, इसलिए गोल्गी अप्रोटिस इज द इम्पोर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको वर्ड किसके लिए आता है बच्चों, शुगर से रिलेटेड है, यानी हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है ग्लाइको वर्ड। जब शुगर के साथ ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन रिलेट हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। जब लिपिड अटैच रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो ग्लाइकोलिपिड है और ग्लाइकोप्रोटीन है उनकी सिंथेसिस भी कहाँ होती है, उनकी पैकेजिंग भी कहाँ होती है, गोल्गी अपरेटस के अंदर। अब वहाँ नेक्स्ट बच्चों जो हमारी थर्ड जो ऑर्गेनली आती है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की, वो कौन है, लाइसोसोम्स। दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, यानी ये भी एक वेसल्स होती हैं और इनमें क्या प्रेजेंट रहती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, यानी हम कह सकते हैं ये क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी। और ये लाइसोसोम की फॉर्मेशन ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो लाइसोसोम की फॉर्मेशन है वो भी कहाँ से होती है, गोल्गी अपरेटस से ही बनते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम की वेसिकल के अंदर, इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेंगे, इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे बच्चों एंजाइम्स, और एंजाइम्स भी कौन कौन से, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जैसे लाइपेज लिपिड के लिए, प्रोटीएज प्रोटीन्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट के लिए। और यहाँ पे जो एक्टिव रहेगा, यहाँ पे ये जो एंजाइम्स एक्टिव रहेंगे किस पे, एसिडिक पीएच पे एक्टिव रहेंगे लाइसोसोम के एंजाइम्स। इनका काम क्या रहेगा लाइसोसोम का, इन एंजाइम्स का काम क्या है, डाइजेस्ट करना कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को और न्यूक्लिक एसिड को। लाइसोसोम कहाँ से बना है, लाइसोसोम बना है गोल्गी बॉडी से ही। लाइसोसोम कैसी स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है क्या, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से पूरा फिल है हमारा लाइसोसोम। काम क्या है इसका, काम है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इन सभी का डाइजेशन में हेल्प करता है। इसी के साथ में जो एंजाइम्स है यहाँ बच्चों वो एक्टिव रहेंगे कैसे पीएच पे, अगर हम बात करना चाहिए एंजाइम्स जो है वो एक्टिव रहेंगे एसिडिक पीएच के अंदर एक्टिव रहेंगे ये जो एंजाइम्स है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों फोर्थ जो कंपोनेंट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, वैक्यूल्स। द वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये भी क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जो किसके अंदर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। अगर हम बात करें तो एनिमल और प्लांट के अंदर, प्लांट की जो वैक्यूल थी वो बच्चों कैसी थी, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट थी। इट कंटेन्स वाटर सैप, क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, वाटर रहेगा, फ्लूइड रहेगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रहेंगे, इसी के साथ में और बहुत सारे मटेरियल्स जो सेल के लिए यूज नहीं है उनको कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, वैक्यूल्स के अंदर। द वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, और जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन रहेगी उसको क्या कहा जाएगा बच्चों, टोनोप्लास्ट। इन प्लांट सेल वैक्यूल ऑक्यूपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम। यहाँ से डायरेक्ट ये लाइन देके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
या फिर करेक्ट इंटरेट स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पूछा जा सकता है। तो बच्चों अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो वहाँ पे 90% जो सेल की वॉल्यूम है वो कौन एक्वायर करता है, वैक्यूल एक्वायर करके रखती है। In plant, tonoplast facilitate the transport of number of ions, other materials against the concentration gradient। यहाँ बच्चों याद करने का है कि यहाँ पे जो वैक्यूल के अंदर मटेरियल ट्रांसफर हुआ है कैसे होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे मोलिक्यूल्स का ट्रांसफर ना होके कहाँ होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, यानी अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे जब मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो उसे क्या कहेंगे, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और इसीलिए जो वैक्यूल के अंदर कंसंट्रेशन है वो कैसी रहेगी, हाइयर रहेगी एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म। अगर हम बात करें बच्चों अमेबा के अंदर प्रेजेंट रहती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट रहती है, और वो इंपॉर्टेंट किसके लिए है बच्चों, उसका फंक्शन है ओस्मो रेगुलेशन, और दूसरा यहाँ पे एक्सक्रीशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि जो अमेबा की कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है उसका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन है ओस्मो रेगुलेशन, साथ में ही एक्सक्रीशन का फंक्शन है यहाँ पे। इन मैनी सेल्स जैसे कि प्रोटिस्ट के अंदर फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय एनगल्फिंग फूड पार्टिकल्स, बहुत सारी फूड वैक्यूल्स भी बनती हैं। जब फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ कर लिया तो उसको क्या कह दिया, फूड वैक्यूल कह दिया। तो यहाँ पे हमारा जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है वो होता है खत्म बच्चों। अब हमारे पास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन आ जाते हैं जिसको हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, और इसी को ही क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब पावर हाउस ऑफ द सेल का मतलब क्या है, यहाँ रहेगा एनर्जी का सोर्स। अब माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल वर्ड है, अगर सिंगल हम कहें तो उसको क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रियोन। सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया के लिए वर्ड क्या आया है, माइटोकॉन्ड्रियोन। अनलेस स्पेसिफिकली चेन्ड एंड नॉट ईजिली, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये बच्चों कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो ईजिली माइक्रोस्कोप के अंदर हमें विजिबल नहीं रहेगा जब तक हम इसको स्टेन ना करें किसी डाई से, यानी खुद आर्टिफिशियली उसको कलर दें, फिर हमें किसके अंदर दिखेगा, ये माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेगा। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल। अब जो नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया के वो बच्चों रहेंगे हर सेल के, सेल टू सेल डिपेंड करेंगे, कैसी सेल की एक्टिविटी है उस पर डिपेंड करेगा, सेल की साइज क्या है, सेल की एक्टिविटी क्या है, उन सभी पे डिपेंड करेगा जो नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया का वो कितना रहेगा सेल के अंदर। शेप कैसी होती है, सोसेज शेप जो होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया की शेप है, और कैसी रहेगी, सिलेंड्रिकल रहेगी। डायमीटर रहेगी 0.2 से 1 माइक्रोमीटर यहाँ रहेगी। एवरेज अगर हम कहें तो 0.5 इसकी साइज रहेगी। लेंथ अगर हम बात करते हैं तो 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ रहने वाली है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैसा है बच्चों, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। कैसा है, डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। जो दूसरी मेम्ब्रेन रहेगी वो रहेगी इनर मेम्ब्रेन, और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस रहेगा उसको क्या कह दिया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मतलब है बच्चों दो मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस है उसी को क्या कहा है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसी के साथ में जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो स्पेस प्रेजेंट रहेगा उसको क्या कह दिया, मैट्रिक्स कहा है। यहाँ बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे। इसी के साथ में जो इनर मेम्ब्रेन है वो ऐसे फोल्ड हो जाती है, और इसी को हम क्या कहेंगे, इन फोल्डिंग्स को ही हमने क्या कहा है, क्रिस्टा, इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग को ही। अब यहाँ पे बात करें बच्चों, इसके अलावा यहाँ पे क्या है, क्रिस्टिया एक प्लूरल वर्ड है, अगर हम सिंगुलर की बात करें तो उसको क्रिस्टा कहेंगे। क्रिस्टा किसके लिए है बच्चों, जैसे इंटेस्टाइन की विलाई के अंदर हम पढ़ते हैं, जो ये है ये क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए है। जैसे एक हम बात करें ये लाइन है, उसी के साथ हम दूसरा बात करना चाहें कि एक तो ये स्मूथ सरफेस है और दूसरी कोई मेम्ब्रेन है ये। अब यहाँ क्या हुआ है बच्चों, यहाँ जो स्पेस है यानी कह सकते हैं सरफेस एरिया क्या हो गया, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे। तो क्रिस्टिया का काम क्या है, जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी फोल्डिंग्स कोई क्रिस्टिया का है, और इनका काम क्या है, सरफेस एरिया इंक्रीज करना। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ हम बात करें कि ये क्वेश्चन यहाँ बन सकता है बच्चों, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसकी साइट है, एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन का यूज करके किसका, फूड का ब्रेक डाउन करना।
और उससे रिलीज होती है क्या, एटीपी यानी एनर्जी। यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और क्या प्रोडक्शन होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, एटीपी का। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। जो मैट्रिक्स है उसके अंदर यहाँ क्या बात करेंगे, इन ऑर्गेनली के अंदर बच्चों जो सेल के न्यूक्लियस के अलावा भी एक्स्ट्रा सेलुलर सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि डीएनए मॉलिक्यूल कैसा होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट रहेगा वो कैसा रहेगा, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे यहाँ पे, साथ में यहाँ राइबोसोम भी रहेगा। अगर हम बात करें बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ 70S राइबोसोम मिलता है, जबकि अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट रहेगा, सेल के अंदर भी प्रेजेंट रहेगा। इसी के साथ प्रेजेंट रहेगा कहाँ, सेल के अंदर रहेगा ATS। और उसकी जो ऑर्गेनली है, ऑर्गेनली कौन कौन सी हम बात करें, एक हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा हम बात करें क्लोरोप्लास्ट। दोनों के पास प्रेजेंट रहेगा क्या, 70S राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा। तो एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर ATS राइबोसोम भी होता है और साथ में 70S राइबोसोम भी प्रेजेंट रहेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने खुद के प्रोटीन्स भी बनाता है, बट वो सेल के ऊपर भी डिपेंडेंट रहता है प्रोटीन सिंथेसिस के। उसके बाद खुद का डीएनए भी है, सर्कुलर डीएनए है सिंगल। और इसी के साथ में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिवाइड कैसे करता है, फिजन से डिवाइड करता है, जो एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेल जस्ट दो में डिवाइड हो जाती है। अब यहाँ बच्चों हम दूसरा बात करते हैं प्लास्टिड। अब ये प्लास्टिड कहाँ प्रेजेंट रहेगा, ये प्रेजेंट रहेगा किसके अंदर, एक प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट रहेगा। प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट रहेंगे, ऑल प्लांट सेल और साथ में यूग्लिनोइड्स के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। दीज आर इजिली ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप, इनको हम माइक्रोस्कोप के अंदर आराम से देख सकते हैं। और ये काफ़ी कलर भी होते हैं, इसलिए हमें इनके स्टेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कलरलेस था, वहाँ पे हमें स्टेनिंग की ज़रूरत थी, जबकि प्लास्टिड का खुद का कलर होता है। ये कलर इम्पार्ट जो प्लांट्स के अंदर, लीव्स के अंदर कलर आता है वो किसके वजह से आता है, प्लास्टिड की वजह से। इसलिए इन्हें कलर करने की, हमें स्टेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब अलग अलग पिगमेंट के अकॉर्डिंग जो प्लास्टिड है उनको क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट आएगा हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, देन आएगा क्रोमोप्लास्ट एंड देन आएगा हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या रहेगा बच्चों, क्लोरोफिल। कैसा मॉलिक्यूल है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनली है बच्चों, और क्लोरोफिल क्या है, उसके अंदर पिगमेंट जो भरा हुआ है। इसी के साथ में क्लोरोप्लास्ट के अंदर कैरोटिनॉइड पिगमेंट भी प्रेजेंट रहेंगे, और जो किसमें हेल्प करते हैं बच्चों, ये क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड का काम है लाइट को ट्रैप करना, जो सनलाइट आती है उसको ट्रैप करना, और यहाँ उस किसके लिए यूज़ करना, फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करना। जबकि जो दूसरा हमारा प्लास्टिड था वो था क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के अंदर फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कि कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, और उसके अलावा और भी प्रेजेंट रहेंगे। ये प्लांट को कलर कैसा देंगे, येलो कलर, ऑरेंज कलर या रेड कलर प्रोवाइड करेंगे क्रोमोप्लास्ट को। जो ल्यूकोप्लास्ट है ये कैसे होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड। इनके अंदर प्रेजेंट रहेंगे क्या, न्यूट्रिएंट स्टोरेज का काम है किनका, ल्यूकोप्लास्ट का। कलरलेस होते हैं, इसी के साथ इनका फंक्शन क्या है बच्चों, स्टोर्ड न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट के अंदर इसके बेसिस पे 3 में इसको डिवाइड कर दिया। अगर ये स्टोर करता है स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को, तो इसको कह दिया अमाइलोप्लास्ट। अगर यहाँ पे स्टोर करता है बच्चों क्या, प्रोटीन्स अगर ये स्टोर करेगा तो इसको हमने क्या कह दिया है, एल्यूरोप्लास्ट। तो अगर यहाँ पे इसी के बेसिस पे ल्यूकोप्लास्ट को 3 में डिवाइड कर दिया गया था, जो एल्यूरोप्लास्ट है उनका यहाँ काम क्या रहेगा, प्रोटीन्स को स्टोर करना। जैसे यहाँ ये हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो यहाँ ये क्या प्रेजेंट है, ये भी कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इसके अंदर भी क्या रहेगा, खुद का डीएनए प्रेजेंट रहेगा, खुद का राइबोसोम रहेगा, 70S राइबोसोम यहाँ। इसी के साथ में इसके अंदर जो स्पेस रहेगा, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये वाली यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसी के साथ में सिंगल यहाँ पे जो क्या प्रेजेंट है, इनको हम कह
कह सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे स्टैक्स के प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। इसी के साथ में बीच में यहाँ जो ये वाले स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कहते हैं स्ट्रोमा लेमिली भी यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। जैसे हम यहाँ देखना चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल। ये जितने भी क्लोरोप्लास्ट हैं ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, मेसोफिल सेल्स हैं लीव्स के अंदर, वहाँ प्रेजेंट है। दीज आर लेंथ शेप्ड, कैसी शेप होती है, लेंथ शेप होती है, ओवल या स्फेरिकल, डिस्कोइडल और रिबन लाइक ऑर्गनली हो सकती है, और इनकी साइज लेंथ विड्थ वेरी कर सकती है, और इनका नंबर भी। जैसे क्लेमाइडोमोनास की बात करें तो वहाँ एक प्रेजेंट रहेगा एक सेल के अंदर, जबकि हम बात करें जो मेसोफिल सेल है वहाँ एक सेल के अंदर ही जो क्लोरोप्लास्ट है उनका नंबर कितना हो सकता है, 20 से 40 पर सेल प्रेजेंट हो सकती है मेसोफिल सेल्स के अंदर। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है वैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, एक इनर मेम्ब्रेन है और दूसरी हमारी आउटर मेम्ब्रेन है। इसी के साथ में जो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है वो लेस परमिएबल है एज कंपेयर टू माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है वो मोर परमिएबल है एज कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो स्पेस रहेगा यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस रहेगा उसको क्या कहा है बच्चों, स्ट्रोमा वर्ड यूज किया गया है उनके स्पेस के लिए। ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनियस सैक्स कॉल्ड थाइलाकोइड। बहुत सारे थाइलाकोइड प्रेजेंट रहेंगे किसके अंदर, स्ट्रोमा के अंदर। अगर थाइलाकोइड एक स्टैक्स में अरेंज हो जाएं, जैसे यहाँ बात करें ये एक थाइलाकोइड, उसी के साथ दूसरा थाइलाकोइड, ये तीसरा थाइलाकोइड, ये चौथा थाइलाकोइड, यानी एक ऐसे स्टैक बना ले जैसे यहाँ बने हुए, एक थाइलाकोइड ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। अगर ये ऐसे स्टैक की फॉर्म में अरेंज हो जाएं, जैसे कोइंस को हम अरेंज कर दें, पहला कोइन, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, तो इन्हीं को ही हमने टोटल में क्या कह दिया, टोटल को हमने कह दिया ग्रेना या ग्रेनम। और यहाँ पे हम बात करें एक को हमने क्या कहा है, थाइलाकोइड। इसी के साथ में जो अलग अलग, जैसे ये एक पूरा ग्रेना है और ये एक दूसरा ग्रेना है, ये दोनों किसके थ्रू कनेक्ट हैं, ये कनेक्ट रहेंगे किसके थ्रू, स्ट्रोमा। जैसे यहाँ पे ये एक और ये एक स्टैक है, दोनों किसके थ्रू कनेक्टेड है, दोनों कनेक्टेड है स्ट्रोमा लेमिला के थ्रू कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में। जब मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड, और जो ये एक थाइलाकोइड है इसके अंदर जो स्पेस रहेगा उसको क्या कहा है, वहां पे उसको नाम दिया है, यहाँ ल्यूमन का नाम दिया है। द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम। जो स्ट्रोमा है क्लोरोप्लास्ट का उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स रहेंगे जो किसके लिए हेल्प करेंगे, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। इसी के साथ में इसके अंदर भी एक स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहेगा और राइबोसोम रहेगा कौन सा, 70S। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थाइलाकोइड। जो क्लोरोफिल है वो कहाँ प्रेजेंट रहेगा बच्चों, थाइलाकोइड के अंदर। एक बार समरी लेते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। इसी के साथ में इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा थाइलाकोइड प्रेजेंट रहेंगे। स्टैक ऑफ जो थाइलाकोइड है उनको हम क्या कह देंगे, ग्रेना कह देंगे। इसी के साथ में जो दो ग्रेना है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है उसको हमने कहा स्ट्रोमा लेमिला। इसी के साथ जो थाइलाकोइड है उन्हीं के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा। इसी के साथ ये जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर 70S राइबोसोम रहेगा। इसी के साथ जो डीएनए रहेगा वो कैसा रहेगा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। इसी के साथ बच्चों हम अपने नेक्स्ट ऑर्गेनली पे जाते हैं जो कि है राइबोसोम। राइबोसोम कितने टाइप के हैं, राइबोसोम है 2 टाइप के, 70S और 80S राइबोसोम। 70S मिलके बना है 2 सब यूनिट, 50S प्लस में दूसरा हमारे पास आएगा 30S। जबकि जो 80S राइबोसोम है वो मिलकर बना है 60S प्लस में 40S सब यूनिट से मिलकर बना है। और यहाँ जो S है वो किसके लिए है, सैडबर्ग यूनिट के लिए है। और इसका नाम क्या है, जैसे हम कह सकते हैं ये साइज और डेंसिटी को मेजर करके हमारी ये यूनिट आई है। इन दोनों को प्लस करके हमें ये नहीं बताना, बट जब हमने इनका सेंट्रीफ्यूगेशन किया दोनों का तब हमारे पास जो यूनिट आई वो क्या आई, 70S यहाँ पे हमारे पास
जो रेशियो है डेंसिटी और साइज के अकॉर्डिंग ये निकला हमारे पास, एक 70s राइबोसोम और दूसरा 80s राइबोसोम। तो यहाँ हम बात करें जो 70s राइबोसोम है उसकी दो सब यूनिट होती हैं, एक लार्जर वन और एक स्मॉलर। अगर हम 70s की बात करें तो लार्जर वन क्या हो जाएगी यहाँ पे 50s और स्मॉलर वन क्या हो जाएगी 30s। जबकि हम अगर बात करें 80s की तो वहाँ लार्जर हो जाएगी 60s और स्मॉलर हो जाएगी 40s। फंक्शन क्या है इसका, प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। कहाँ प्रेजेंट रहेगा, आर के ऊपर प्रेजेंट रहेगा, साथ में साइटोप्लाज्म के अंदर भी प्रेजेंट रहता है, इसी के साथ में ये प्रेजेंट रहता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ये प्रेजेंट रहता है। जो यहाँ पे डिस्कवरी की थी ये की थी किसने, जॉर्ज पेलेट नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी, किसकी 1953। और जो राइबोसोम है वो कहाँ बनता है, उसकी जो किस किस से मिलकर बने होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए और प्रोटीन से मिलकर ये बना होता है। इसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, यानी कैसा है, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है हमारा राइबोसोम। नेक्स्ट आता है बच्चों साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन क्या है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन क्या करता है, बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, इसी के साथ में यहाँ भी क्या है, सेल की एक प्रॉपर शेप मेंटेन करने के लिए क्या है, साइटोस्केलेटन प्रेजेंट रहेगा। एन इलोबरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटियस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। साइटोस्केलेटन के 3 पार्ट्स इन्वॉल्व रहेंगे बच्चों, फर्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल, सेकंड माइक्रोफिलामेंट और थर्ड हमारे पास आएगा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये तीनों की तीनों कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन के अंदर 3 चीजें हैं बच्चों, माइक्रोट्यूब्यूल फर्स्ट हमारी, सेकंड है माइक्रोफिलामेंट और थर्ड यहाँ पे है इंटरमीडिएट फिलामेंट। तीनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, साइटोस्केलेटन, एक सेल का फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे जो साइटोस्केलेटन है उसका फंक्शन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट देना, मोटिलिटी में हेल्प करना, शेल की शेप को मेंटेन करना। सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अगर हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से अगर हमने देखा तो सीलिया और स्ट्रक्चर का इंटरनल जो पार्ट है वो हमें यहाँ पे दिखाया हुआ है। जैसे हम बात करें सीलिया और फ्लैजिला है क्या, तो सीलिया और फ्लैजिला किसके लिए मूवमेंट करेंगे, ये है मूवमेंट के लिए हेल्प करेंगे। जो सीलिया है वो उसको सिंगुलर में सीलियम कहते हैं, जबकि फ्लैजिला है उसका सिंगुलर क्या आएगा, फ्लैजिलम। ये हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं, किसकी आउटग्रोथ है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ है। सीलिया आर स्मॉल, सीलिया की साइज क्या रहेगी, स्मॉल रहेंगी। फ्लैजिला की साइज लार्ज रहेंगे, थोड़े लॉन्ग रहते हैं, जबकि ये स्मॉल रहेंगे। नंबर हमारे सीलिया का हाई रहेगा जबकि फ्लैजिला का कम रहेगा पर सेल में। सीलिया को हम कह सकते हैं किसकी तरह एक्ट करते हैं, ओर्स की तरह एक्ट करते हैं और मूवमेंट करवाते हैं या तो सेल की या फिर जो सराउंडिंग में फ्लूइड है उसकी मूवमेंट कराते हैं। जबकि जो फ्लैजिला है वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं और रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सेल की मूवमेंट के लिए। यहाँ बच्चों जो सीलिया है वो किसकी मूवमेंट करवाते हैं, आइदर सेल और सराउंडिंग में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसकी, जबकि जो फ्लैजिला है वो किसकी मूवमेंट के लिए हेल्प करेगा, सेल की मूवमेंट में हेल्प करेगा। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो पोजेस सीलिया। अब ये जो सीलिया है बच्चों यूकैरियोट्स के अंदर भी प्रेजेंट है और प्रोकैरियोट्स के अंदर भी प्रेजेंट है, बट जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है उनका स्ट्रक्चर डिफर करेगा। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से जब हमने स्टडी की सीलियम या फ्लैजिलम के स्ट्रक्चर की, तो वहाँ पे हमें पता चला है किससे कवर्ड रहते हैं, दे आर कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उनका जो कोर पार्ट है उसको हमने क्या कहा है, एक्सोनीम। इसी के साथ हमने कल पढ़ा था जो इनके 3 पार्ट्स हैं, हुक, फिलामेंट, बेसल बॉडी। इसी के साथ जो कोर है सीलिया और फ्लैजिला की वो क्या है, एक्सोनीम। एक्सोनीम के पास में 9 डपलेट्स प्रेजेंट रहेंगे जो रेडियली अरेंज रहेंगे, कहाँ पे, पेरिफेरी के साथ में। इसी के साथ में यहाँ सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज रहेंगी और इस अरेंजमेंट को क्या कहा है, जो सीलिया फ्लैजिला की एक्सोनीम है वहाँ अरेंजमेंट होती है 9+2। जैसे इस स्ट्रक्चर के अंदर हम देखें तो यहाँ बात की जो सीलिया फ्लैजिला की एक्सोनीम है वहाँ पे 9 क्या प्रेजेंट है हमारे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ,
9 हमारे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, यानी वो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कहाँ प्रेजेंट है, पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, उनको क्या कह दिया, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। और किस फॉर्म में प्रेजेंट है, डपलेट्स की फॉर्म में है। जैसे एक इसके अंदर ये वाला, एक इसके अंदर, यानी दो दो के पेयर में डपलेट में प्रेजेंट है। कितने, 9 डपलेट्स प्रेजेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, वो भी कहाँ, पेरिफेरी में। इसी के साथ में यहाँ प्रेजेंट रहेगा बच्चों सेंट्रल में दो सिंगलेट्स प्रेजेंट है, जिनको हमने कहा है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। और यहाँ एक शीथ प्रेजेंट है, इस शीथ को हमने क्या कहा है, इस शीथ को कहा है यहाँ पे सेंट्रल शीथ प्रेजेंट रहेगी। और यहाँ पे जो ये एक दूसरे के साथ में जो 9 डपलेट्स है, एक ये डपलेट और एक ये डपलेट, ये एक दोनों डपलेट्स बीच में कनेक्टेड हैं। जैसे यहाँ पे हर डपलेट जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और ये कनेक्शन किसकी वजह से यहाँ फॉर्म हुआ है, इस कनेक्शन को बनाने वाले को हम क्या कहते हैं, इंटर डपलेट ब्रिज, यानी दो डपलेट्स के बीच में जो ब्रिज बना है उसको क्या कहा है बच्चों, इंटर डपलेट ब्रिज कहा है। इसी के साथ जो ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये अटैच हैं सेंट्रल शीथ के साथ में, किसकी हेल्प से, रेडियल स्पोक्स की हेल्प से अरेंज है। और ये किसका पार्ट है, जो सीलिया फ्लैजिला है उसकी एक्सोनीम का पार्ट है। जैसे पेरिफेरी पे 9 अरेंज है और सेंट्रल में 2 है, तो इसलिए क्या कहते हैं इसको 9+2 अरेंजमेंट बोला जाता है। अब हमारे पास आता है बच्चों दूसरा, यहाँ पे अगर हम बात करें, जो दोनों सीलिया और फ्लैजिला हैं वो किससे अराइज हुए हैं, बेसल बॉडी से अराइज हुए हैं हम बात करें। अब हमारे पास वर्ड आता है बच्चों सेंट्रोसोम, या कह लो हम सेंट्रियोल्स। कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट रहती हैं ये ऑर्गनली, प्लांट्स के अंदर अब्सेंट रहती है। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गनली यूजली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कोल्ड सेंट्रियोल, यानी जब 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट रहेंगी वही मिलकर क्या बनाती हैं, एक सेंट्रोसोम की फॉर्मेशन कराएंगी। और ये सराउंडेड होती हैं बाय अमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, यानी इनके बाहर, जैसे यहाँ पे 2 ये हमारी सेंट्रियोल हुई, इनके बाहर अमोर्फस सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है, उससे सराउंडेड रहते हैं। और बोथ सेंट्रियोल्स इन द सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट रहती हैं। जैसे कि एक कार्ट व्हील के अंदर प्रेजेंट रहती है, वैसे ही इनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे यहाँ बात करें, इनके अंदर अरेंजमेंट रहेगी कैसी, 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल फिब्रिल्स प्रेजेंट रहेंगी ट्यूबुलिन प्रोटीन्स से मिलकर। इसी के साथ में इनके पास रहेंगी जो हर पेरिफेरल फिब्रिल है वो कैसी रहेगी, ट्रिपलेट रहेगी। द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स और ऑल्सो लिंक, जैसे हमने ऊपर एक्सोनिम देखा वहां तो डपलेट प्रेजेंट थी, यहाँ क्या प्रेजेंट रहेंगी, 9 पेरिफेरल में ट्रिपलेट्स प्रेजेंट रहेंगी और वो भी एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड रहेंगी। द सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रोक्सिमल रीजन सेंट्रियोल इज प्रोटीनियस हब, वहाँ पे सेंट्रल, यहाँ जो सेंट्रल यानी क्या रहेंगी 9, यहाँ पे ऐसे 9 स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे पेरिफेरी पे। इसी के साथ में यहाँ सेंट्रल में एक हब प्रेजेंट रहेगा विच इज कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल्स ऑफ पेरिफेरी, जो कैसे किससे कनेक्ट रहेगा, रेडियल स्पोक्स से कनेक्ट रहेगा पेरिफेरी के साथ में, और वो मिलकर बना होगा किससे, प्रोटीन से। द सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। अगर हम बात करें जो सीलिया फ्लैजिला की एक्सोनिम था वहाँ अरेंजमेंट थी 9+2, जबकि हम बात करें जो बेसल बॉडी है सीलिया फ्लैजिला की, वहाँ पे अरेंजमेंट क्या है, 9+0 अरेंजमेंट है। एंड स्पिंडल फाइबर, दूसरा ही कहाँ प्रेजेंट रहेगी अरेंजमेंट, स्पिंडल फाइबर्स के अंदर, जो क्या करते हैं, स्पिंडल अपरेटस बनाते हैं जब एक सेल के अंदर डिवीजन होगा, जो हम पढ़ेंगे कहाँ, सेल डिवीजन चैप्टर के अंदर। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गनली आती है बच्चों न्यूक्लियस, जिनको कह लो ब्रेन या कंट्रोल सेंटर सेल का। न्यूक्लियस इज एन ऑर्गनली वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी बच्चों, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, और कब की थी, 1831 के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। द लेटर द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस चेंज बाय बेसिक डाई, बेसिक डाई से न्यूक्लियस के मटेरियल को स्टेन किया किसने, फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने इनको स्टेन किया था, कलर दिया था, और उसको क्या कहा था, उसको कहा था क्रोमेटिन बोला था उसको।
द इंटरफेज न्यूक्लियस, यानी जब हमारी सेल होती है, सेल दो फेज में जाती है, एक को हम कहेंगे सेल डिवीजन को एम फेज, दूसरा हमारे पास आता है इंटर एक आता है एम फेज बच्चों, दूसरा हमारे पास आता है इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर तीन पार्ट होते हैं, एक रहेगा G1, S और G2 पार्ट। यहाँ जो न्यूक्लियस रहेगा वो कैसा रहेगा, जब सेल हमारी डिवाइड करती है, डिवाइड करेगी कौन से फेज में, एम फेज में, जबकि जब सेल डिवाइड नहीं करती, सिर्फ प्रिपेयर करती है, तो उसको हमने क्या कहा है, इंटरफेस। तो इंटरफेस के टाइम पे जो न्यूक्लियस है वो कैसा रहेगा, बिल्कुल ऐसा हाईली एक्सटेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, इलोबरेट रहेगा, न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स की फॉर्म में, और जिसको हमने क्या कहा है, क्रोमेटिन। तो इंटरफेस के अंदर जो यहाँ पे डीएनए मटेरियल हमारा रहेगा, यहाँ पे कैसा रहेगा, क्रोमेटिन हम उसे कहेंगे, जो फाइबर्स की फॉर्म में एक्सटेंडेड रहेगा। न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी रहेगा, और एक वन और मोर जो इंटरफेस का न्यूक्लियस होगा वहाँ पे बच्चों हमें कैसा दिखेगा, ये जैसे हमने कहा इंटरफेस का न्यूक्लियस है, यहाँ पे जो हमारा डीएनए हो कैसा रहेगा, एक्सटेंडेड फॉर्म में, ऐसा उलझा हुआ थ्रेड्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, और इन थ्रेड्स को कहा है क्या, क्रोमेटिन। इसी के साथ में जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है, न्यूक्लियस का मैट्रिक्स को क्या कह दिया बच्चों, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा एक या एक से ज़्यादा स्फेरिकल बॉडीज प्रेजेंट रहेंगी। उन स्फेरिकल बॉडीज को क्या कहा है, यहाँ पे न्यूक्लियाई कहा है, क्या कहा है, न्यूक्लियाई, और सिंगुलर में ही उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। तो यहाँ पे इसी के साथ में जो हमारा इंटरफेस का न्यूक्लियस है वहाँ क्या रहेगा, क्रोमेटिन प्रेजेंट रहेगा, साथ में न्यूक्लियोई प्रेजेंट रहेगी, या सिंगुलर में हम कहें न्यूक्लियोलोलस प्रेजेंट रहेगा। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी है उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियर एनवेलोप है उसके पास दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी इनर मेम्ब्रेन, और दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, न्यूक्लियर एनवेलोप की फॉर्मेशन करेंगी, और इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट रहता है बच्चों, उस स्पेस को क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन है, उनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसी को क्या है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, इसी के साथ में जो ER है वो किसके साथ में कनेक्ट था, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ में कनेक्ट था, कौन, ER बच्चों। इसी के साथ में जो ER है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट थे, रफ ER के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट थे। और कुछ कुछ क्या होता है, बहुत सारी जगह पे जो न्यूक्लियर एनवेलोप है वो क्या बनाता है, फ्यूजन कर लेता है, जिसकी वजह से क्या प्रेजेंट रहेगा, अगर हम बात करें ये यहाँ पे अगर हम कंसिडर करना चाहें न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, यहाँ बीच में जो बच्चों ये पोर्स प्रेजेंट है, कैसे बने हैं, जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की उन्होंने फ्यूज कर लिया, जिसकी वजह से यहाँ पोर्स बन गए, और इन्हीं पोर्स को क्या कहा है, इन माइन्यूट पोर्स को ही क्या कहा है, न्यूक्लियर पोर कहा है। और न्यूक्लियर पोर का काम क्या है, न्यूक्लियर पोर्स आर द पासिस थ्रू विद द मूवमेंट ऑफ RNA, और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं DNA साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, यानी बोथ डायरेक्शन के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है वो किसकी वजह से हुआ है, न्यूक्लियर पोर की वजह से ट्रांसपोर्ट हुआ है। नॉर्मली एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, बट जो नंबर है, वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व। जो यहाँ पे जो न्यूक्लियाई है उनका नंबर यहाँ पे काफ़ी वेरी भी कर सकता है। अब यहाँ पे हम बात करें, कुछ ऐसी मैच्योर सेल हैं जिनके पास न्यूक्लियस होता भी नहीं है, जैसे इरेथ्रोसाइट सेल है जिसको हम कह सकते हैं RBC, क्योंकि यहाँ जो मेन फंक्शन है वो बच्चों, या फिर हम मान लेते हैं साइट ट्यूब, इसका काम मेनली हमारा किसके लिए है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इसी के साथ प्लांट्स की बात करें तो वहाँ साइट ट्यूब हैं, उनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, उनका कंट्रोल होता है कि इनके पास, कंपेनियन सेल के पास। बट ये सेल्स भी क्या है, हमारी लिविंग सेल्स हैं। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियस के मैट्रिक्स को क्या कह दिया, न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म, सेल के प्लाज्म को क्या कहा था, साइटोप्लाज्म, ऐसे न्यूक्लियस के जो प्लाज्म उसको क्या कहा है बच्चों, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या प्रेजेंट रहेगा इसके अंदर, प्रेजेंट रहेगा न्यूक्लियोलस,
और साथ में क्रोमेटिन। द न्यूक्लियाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे, जिनको क्या कहा है बच्चों, न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई और न्यूक्लियोलस दोनों सेम वर्ड है, जबकि जो यहाँ न्यूक्ली था ये किसके लिए था, नंबर ऑफ न्यूक्लियस के लिए यहाँ पे वर्ड आया था, नंबर के लिए। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूस विद रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। क्योंकि जो न्यूक्लियोलस है वो कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है बच्चों, इसलिए उसका जो मैट्रिक्स है वो किसके साथ में कनेक्ट रहेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ में। और जो न्यूक्लियोलस है वो क्या है, साइट है किसकी, उसे हम कह सकते हैं राइबोसोम की सिंथेसिस की साइट है, कौन, यहाँ पे न्यूक्लियोलस। Large and more numerous nuclei are present in cell that are actively carrying out protein synthesis। अब बच्चों राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और राइबोसोम बनेगा कहाँ, न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम की फॉर्मेशन होगी। तो जिन सेल्स के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस हाई रहेगी वहाँ राइबोसोम चाहिए, और राइबोसोम किस कहाँ बनेंगे, राइबोसोम बनेंगे हमारे न्यूक्लियोलस के अंदर। और वहीं पे क्या होगा हमारा, इसीलिए सेल्स के अंदर जो एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए है वहाँ क्या रहेगा, न्यूक्लियोलस का नंबर हाई रहेगा। अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करें यू में रिकॉल द इंटरफेस न्यूक्लियस। जो इंटरफेस न्यूक्लियस था वो कैसा था, लूज इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क प्रेजेंट था किसका, न्यूक्लियो प्रोटीन्स का, यानी कुछ प्रोटीन्स उनके साथ में प्रेजेंट थे। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन के बच्चों जब अलग अलग स्टेज आती है तब, जैसे हम ये बात करें यहाँ पे ये हमारा डीएनए प्रेजेंट है, अब इसको करना है दो सेल्स के अंदर इक्वली डिवाइड। तो हम इनको बच्चों ऐसे ही डिवाइड नहीं कर सकते, इसका डिवीजन से पहले क्या होगा, जो हमारा एक क्रोमेटिन है ये क्या होने लगेगा, धीरे धीरे पैक होने लगेगा, और पैक होके क्या बना लेगा, ऐसे पैकेजिंग करके स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसको हमने क्या कहा है, क्रोमोसोम। और यही क्या है, जैसे यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, क्रोमेटिड, यहाँ पे क्रोमेटिन हमारे फाइबर्स प्रेजेंट है, उन्हीं की क्या हुई है, यहाँ पे पैकेजिंग हो गई है। जैसे हम बात करें ये क्या था, यहाँ पे ये जो थ्रेड है ये क्या था, क्रोमेटिन था। इन्होंने यहाँ पे एक्सटेंसिवली पैकेजिंग करके क्या बना लिए, यहाँ पे न्यूक्लियस क्रोमोसोम की फॉर्मेशन कर ली। अब यहाँ पे इन क्रोमोसोम्स को इजीली दो सेल्स के बीच में डिवाइड किया जा सकता है हाफ हाफ। अब यहाँ जो ये अटैच है एक क्रोमोसोम, ये किसकी वजह से अटैच है, यहाँ पे प्रेजेंट रहता है बच्चों क्या, बीच में एक सेंट्रोमियर हम जिसे कहते हैं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, सेंट्रोमियर, एकदम सेंटर में। जो दो आर्म्स है वो अटैच है किसकी हेल्प से, सेंट्रोमियर की हेल्प से। और यहाँ जो इनकी पैकेजिंग में कौन से प्रोटीन्स हेल्प करते हैं, पैकेजिंग के लिए हेल्प करते हैं बेसिक प्रोटीन्स। बेसिक प्रोटीन्स यानी हिस्टोन, और इसी के साथ कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी हैं जो हेल्प करते हैं डीएनए की पैकेजिंग के अंदर। जो डीएनए की लेंथ है एक सेल के अंदर लगभग वो 2 मीटर लॉन्ग है, और उनको अगर हम बात करें उनको पैक करके कितने क्रोमोसोम में अरेंज किया जाता है, 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर पैक कर दिया जाता है। और जब सेल डिवाइड होगी तो दोनों सेल के अंदर क्रोमोसोम को इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। अब हम बात करें यहाँ जो ये सेंट्रोमियर रहेगा, इसके बाहर ही यहाँ पे जो ग्रीन कलर से हमें दिखाए हुए हैं ये क्या है, काइनेटोकोर है। काइनेटोकोर क्या है बच्चों, प्रोटीन, एक प्रोटीनियस डिस्क है, इसके साथ में क्या अरेंज होंगे, स्पिंडल फाइबर्स हैं वो यहाँ पे अटैच रहते हैं, किसकी हेल्प से, काइनेटोकोर की हेल्प से। बाद में हेल्प क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स हेल्प करते हैं सेल का डिवाइड करने के लिए, यानी क्रोमोसोम के डिवाइजन के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा हम बात करें जो सेंट्रोमियर है वो क्या करता है, होल्ड करता है। जैसे ये क्या है, एक पूरा हमारा यहाँ क्रोमोसोम है, और हम बात करें दो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, क्रोमेटिड प्रेजेंट है यहाँ पे। जैसे हम बात करें सेंट्रोमियर किसको होल्ड करता है, दो क्रोमेटिड को होल्ड करता है, और इनको क्या कहा जाता है, सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है। दो क्रोमेटिड को, एक ये और एक ये क्या हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड। किसकी वजह से होल्ड हैं, ये होल्ड हैं कहाँ, सेंट्रोमियर की हेल्प से। सेंट्रोमियर के बाहर क्या प्रेजेंट है, जैसे ये सेंट्रोमियर के बाहर दो प्रोटीनियस डिस्क प्रेजेंट है जिनको कहा है काइनेटोकोर। यहाँ क्या अटैच होंगे, स्पिंडल
फाइबर्स यहाँ अटैच होते हैं और वो हेल्प करते हैं जो क्रोमोसोम है उनको डिवाइड करने के लिए। अब जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है, इसके बेसिस पे बच्चों 4 टाइप से क्रोमोसोम को डिवाइड किया है। सबसे पहला आता है हमारा मेटासेंट्रिक। जैसे यहाँ हम डायग्राम के अंदर समझे तो यहाँ ये क्या प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, ये क्रोमेटोसोम की आर्म्स प्रेजेंट है। अब हम बात करें यहाँ पे, जो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बच्चों, इस सेंट्रोमियर को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। अब यहाँ अगर ये सेंट्रोमियर बिल्कुल मिडल में है तो इस क्रोमोसोम को कहा जाएगा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, यानी दोनों आर्म्स की लेंथ क्या है, इक्वल है। अगर ये सेंट्रोमियर थोड़ा एक तरफ शिफ्ट हो जाए और एक आर्म की लेंथ थोड़ी छोटी हो जाए और दूसरे वाले की थोड़ी बड़ी हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम को कहा जाएगा सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। दूसरा हमारे पास क्या था, अगर आर्म की लेंथ और शॉर्ट हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर एक आर्म की लेंथ बिल्कुल ही शॉर्ट हो जाए, यानी सिर्फ हमें एक ही आर्म शो रहे और बिल्कुल सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट है, टर्मिनल पे प्रेजेंट रहे, तो उस क्रोमोसोम को कहेंगे टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो यहाँ पे बच्चों जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है वो डिसाइड कर रही है 4 टाइप के क्रोमोसोम को। अगर एकदम मिडल से है, दोनों आर्म्स की लेंथ इक्वल है तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। एक आर्म की लेंथ थोड़ी छोटी है और एक की थोड़ी बड़ी है तो उसको क्या कह दिया, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर दूसरी आर्म की लेंथ और शॉर्ट हो गई तो उसको कह दिया एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर आर्म सिर्फ टीलोमियर, सेंट्रोमियर हमारा बिल्कुल टर्मिनल पे प्रेजेंट है तो उसको कह दिया टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ऐसे ही क्या होते हैं, कुछ ऐसे क्रोमोसोम होते हैं बच्चों जहाँ क्या है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी प्रेजेंट रहेगा, उनको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन था, ये था सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी प्रेजेंट होता है कुछ क्रोमोसोम के अंदर, और इनको ही कहा जाता है सैटेलाइट क्रोमोसोम। जैसे यहाँ हम बात करते हैं बच्चों, समटाइम्स ए फ्यू क्रोमोसोम हैव ए नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट रहेगा और उसको क्या कहा जाएगा, वो अपीयरेंस देते एक छोटे सैटेलाइट की तरह, और इन क्रोमोसोम्स को क्या कहा जाता है, सैटेलाइट क्रोमोसोम। अब लास्ट जो हमारे बचता है वो बचता है बच्चों माइक्रोबॉडीज। मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स, बहुत सी मेम्ब्रेन बाउंड छोटी छोटी वेसिकल्स प्रेजेंट रहती है और उन्हीं को क्या कहा जाता है, माइक्रोबॉडीज। और उनके पास प्रेजेंट रहते हैं बहुत सारे एंजाइम्स, और ये माइक्रोबॉडीज प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट रहेंगी और इसी के साथ एनिमल्स के अंदर भी प्रेजेंट रहती हैं माइक्रोबॉडीज। और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है यहाँ पे ख़त्म, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का। सेल, इसके अंदर हमने पूरा एनसीईआरटी की डिटेल में हमने स्टडी की है।